अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके हर कोई परेशान था कराची के लिए। कराची के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हुई थी, मसाइल का अंबार बन चुका था, लेकिन यूँ दिखाई दे रहा था कि किसी को फ़िक्र ही नहीं है, कोई संजीदगी से इस पर सोच ही नहीं रहा कि आखिर इस शहर का करना क्या है। अब बहरहाल कुछ हिलजुल शुरू हो चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्टेक होल्डर जमातें हैं कराची की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इनको यकजा किया जाए और तीनों मिलकर बग़ैर किसी सियासत के इस शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकें। अगरचे ये खबर भी आ रही थी कि कमेटी बन चुकी है और वो मिलके इस सारी सूरत हाल में और वफाक और सूबाई हुकूमत में कोऑर्डिनेशन भी करेगी, जायज़ा भी लेगी। कुछ ये भी खबर आ रही है कि अभी सिर्फ मुशावरत हुई है, इस हवाले से बाकायदा कोई इत्तिहाद का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, एक सोच ज़रूर पाई गई है और हम इस सोच का भी खैर मकदम करते हैं कि कराची के शहरियों के मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन क्या ये सोच सिर्फ सोच रहेगी या हकीकी जामा भी पहनेगी? सबसे पहले आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर दोबारा बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, लेकिन थोड़े पॉलिटिकल हवाले से, क्योंकि अहम पेशी होने जा रही है जरदारी साहब की और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनकी पेशी पर भी कुछ वैसे ही मंजर होंगे जैसे मरीम नवाज़ की पेशी पर हुए? क्या वो भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह खबरों में इन हो जाया जाए? क्या वो भी पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश करेंगे या फिर सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ होगी? क्या यही रवायत ठीक है, इसी तरीके से होना चाहिए? थोड़ा इस हवाले से भी बात करेंगे और जो ओवरऑल अपोजिशन का इत्तेहाद है उसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे। तो आज भी बहुत कुछ है जनाब प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। इमरान साहब, ये तो एक अच्छी बात है कि चलिए किसी को फ़िक्र तो हुई, कम अज़ कम कोई इस पर सोच विचार तो शुरू हुई कि जनाब कुछ कराची के मसलों का हल करना है। लेकिन आपको लगता है कि एक ऐसा इत्तेहाद जिसके बारे में अभी आगाज़ में ही नासिर हुसैन शाह साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो कोई इत्तेहाद नहीं हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह भी रहे हैं कि कुछ कमेटी वगैरह बनी है, तो ऐसी चहमगोइयों के दरमियान आपको लगता है कि ये कोई देर पा इत्तेहाद बनने जा रहा है या बन गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है समीना के कराची का जो मामला है ना, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कराची पाकिस्तान की जड़ है। अब कोई भी दरख्त हो, फलदार हो, फूलदार हो, अगर आप उसकी जड़ें काट देंगे, जड़ें कमज़ोर कर देंगे, तो आप उस दरख्त से ना तो कोई फल ले सकते हैं ना फूल ले सकते हैं। तो कराची के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि जो नाम नहाद कराची के चैम्पियन बनते हैं, जो नाम नहाद कराची के वारिस बनते हैं, वो MQM हो, वो पीपल्स पार्टी हो या वो कोई भी वफाकी हुकूमत हो, जब भी वो उन्हें मौका मिला है उन्होंने कराची को लूटा तो ज़रूर है। वो एक मुहावरा है ना कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो कराची के मामले में ये है कि ये 3 सियासी मुल्लाओं में ना मुर्गी हराम हुई है। वो पीपल्स पार्टी भी उसकी उतनी जिम्मेदार है, MQM भी उसकी उतनी जिम्मेदार है, और मैं अब समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या जो भी वफाकी हुकूमत होती है वो भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार होती है। ये आपस में सिर्फ पीपल्स पार्टी पे हुक्मरानी के लिए तो ज़रूर लड़ते हैं, ये ब्लेम गेम तो करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। वहाँ कराची से पैसा तो इकट्ठा करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। इनको भत्ते की शक्ल में पैसा मिले, इनको टैक्स की शक्ल में पैसा मिले, इनको किसी और डोनेशन की शक्ल में पैसा मिले, ये पैसा कराची वालों से लेना चाहते हैं, कराची का खून निचोड़ना चाहते हैं, लेकिन बदले में कराची पे कुछ खर्च नहीं करना चाहते। ये इतना बड़ा अलमिया है ना जिसकी हद नहीं। और मैं आपको ये भी आपकी गलत फहमी दूर कर दूं, अगर आप ये समझती हैं कि ये तीनों इकट्ठी कैसे हो गई हैं, ये एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। जैसा आपने खुद अभी कहा कि अभी हुआ नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं पिंड वसा नहीं तो चक्के पहले तैयार ने, कि यहाँ ये मामला है कि अभी हुआ नहीं। और नासिर साहब का एक बयान भी आ गया। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इनको वो कहते हैं बड़े जोरों से बिठाया गया हूँ। अच्छा, हाँ जी। जब रियासत ये देखती है ना कि मामला बहुत खराबी की तरफ जा रहा है और इससे मुल्क को नुकसान होगा, तो फिर रियासत को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। इंटरवीन कर गए आपको लगता है उन्होंने बिठाया साथ। बिल्कुल, ये देखे ना इनका महवर क्या है, NDMA है तो उसके सरबराह कौन है। लिहाजा इन सब को ये समझाया गया है कि बच्चों इंसान बनो, हमने कराची ठीक करना, और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पे बैठे, आपस में चीजें तय करें और फिर कराची की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मैं जरा हिलाली साहब का भी ले लूं इस पे बयान। हिलाली साहब,
कोरोना के मामले में भी हमने देखा था कि शुरू में बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसे ही आ रहे थे कि जी मिल के चलेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है तो हम साथ चलेंगे, सिंध हुकूमत हो वफाकी हुकूमत हो। लेकिन बाद में हमने देखा कि मुसलसल एक दूसरे पर दोनों हुकूमतें वफाकी और सूबाई एक दूसरे पर तनकीद करती रहीं। आपको लगता है कि इस मामले में भी अभी अगरचे खैर मकदम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये काम बनेगा, इस तरह से हो जाएगा ये काम? सवाल ही नहीं पैदा होता है बनेगा, ये कैसा बनेगा? जैसे इमरान याकूब ने सही कहा है, भाई ये एक एक से नफरत करते हैं, ये एक एक का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये किधर बैठ के कोऑपरेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं, ये पीटीआई और पीपी मुझे आप एक चीजें बताएं, ये पीटीआई के एमएनएज जो एमपीएज और एमएनए, ये इनका क्या स्टैचर है? नंबर 1। दूसरी बात ये है, यही लोग जो इनके साथ बैठेंगे ये कहते हैं कि ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। अब उनको ये सिलेक्टेड लोगों के साथ वो बैठ के बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि दिस कैन वर्क? और एमक्यूएम का मोराल वैसे ही लो है, उनका हिस्ट्री थोड़ा देख रहे हैं, बत्ता और कातिल और क्राइम, और उनका फाउंडर इस वक्त गद्दार बैठा हुआ है लंदन में। तो आप मुझे बताएं, ऐसी पार्टी, मैं नहीं कहता हूं कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग अच्छे हैं एमक्यूएम के, ये जो खासतौर जो इलेक्ट होके आए हैं, मगर लुक एट उनका मोराल कितना लो है, उनका बैकग्राउंड, उनके साथ हुआ क्या है, थोड़ा वो भी तो समझें ना। तो और 28 अगस्त के बाद वो लोकल गवर्नमेंट से उनका जो ये है टेन्योर है वो खत्म हो जाता है। पीपीपी को तो कराची में वोट है ही नहीं, बस लियारी में उनका एक दो है। कराची को तो वो कैश काउ समझते हैं, बस उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मुझे आप बताएं, इस किस्म के लोगों के साथ क्या हो सकता है? लेकिन जो कमेटी में लोग, कमेटी में जो लोग हैं उसमें तो असद उमर भी शामिल है, अमीनुल हक भी शामिल है, वो तो मिनिस्टर्स हैं, तो फिर तो पावर तो है ना उनके पास। मैं तो समझता हूं दैट्स एन एडेड डिसएडवांटेज। पता नहीं आप समझती हैं कि इट्स एन एडवांटेज, मैं कहता हूं इट्स एन एडेड डिसएडवांटेज। असद उमर का तो क्या उसका मोराल होगा, पहले तो उसको निकाल दिया था, अभी उसको वापस ले लिया है, उसका तो पूरा रवैया ही बदल गया है, उसका हालात ही बदल गए हैं। ही सीम्स टू बी अ डिफरेंट असद उमर, मगर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों नहीं कामयाब होगा। कराची में सूरेज और स्टॉर्म ड्रेन्स चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, मगर उधर है नहीं। और जो उधर हैं 100 और 200 गज से 8 और 10 गज उसका रह गया है भाई। तो आप मुझे बताएं, और उसके साथ 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए, उधर भी नहीं है। आपको पता है कि रॉ रेफ्यूज अनट्रीटेड रेफ्यूज डीएचए का किधर जाता है? सीधा अंदर जाता है समंदर में। हाँ। और वो जगह जिधर 8 फुट और 10 फुट रह गया है 200 फुट से, उधर क्या है? हजारों घर बने, शॉप्स बने, रेस्टोरेंट्स बने, इंक्रोचमेंट्स भी बहुत ज्यादा। अब आप मुझे बताएं, इनको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे? यू हैव टू रिक्लेम द लैंड। रिक्लेम कैसे करेंगे? वो स्ट्रक्चर्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। कितने सारे लोग इफेक्ट होंगे? 2-3 लाख। आप समझते हैं वो रेफ्यूजी बन जाएंगे इस मुल्क में और कुछ नहीं करेंगे? वो तो बंदूक लेके सड़कों पे आ जाएंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूं। और आपको एक और चीज बताऊं, जब एमक्यूएम का गॉडफादर मुशर्रफ था इन ऑफिस, उस वक्त एमक्यूएम के पास जुर्रत नहीं थी कि जाके वो घर तोड़ें और वो स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करें जो इलीगली उन्होंने बेचा था और वो बिल्टअप था। फॉर गॉड सेक, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा। मैं तो पिटिशन करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट पे, तो आप एक फैसला करते हैं, फैसला काफी नहीं है। अब आप जस्टिस को जो आप कहते हैं उसको एडमिनिस्टर करें, इंप्लीमेंट करें, फिर देखें। हाँ, और फैसले तो हमने पहले भी देखे हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता बहुत सारी चीजें। और आपके लिए और भी सवाल है मेरे पास। हिलाली साहब, मैं आती हूँ दोबारा, लेकिन मैं जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इमरान साहब, हिलाली साहब की बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये तो सारे प्रॉब्लम्स अब वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पे शायद कोई सोल्यूशन ही बाकी नहीं रहा। क्या हम ये समझ लें इस सारी सिचुएशन का जो हिलाली साहब ने एक्सप्लेन की है? मैं ये नहीं समझता, ये कभी भी ऐसा वक्त नहीं आता कि कोई भी सोल्यूशन मुमकिन ना रहे। हमेशा होप रखनी चाहिए, होप से ही मामला होते हैं। लेकिन ये जो कमेटी वाला मामला ना, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 2018 और 19 में भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी और ये चीज़ें बनाई गई थी, जिसमें कराची की एक स्ट्रेटजी कमेटी भी बनाई और ये फैसला किया गया कि ये होगा। लेकिन अल्टीमेटली उसके नतीजा क्या निकला, फ़ायदा क्या हुआ? जब तक, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक ये स्टेक होल्डर्स जो कराची के नाम नहाद ठेकेदार बनते हैं, कराची के नाम नहाद वारिस बनते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग करप्ट हैं वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे
जो है ना वो कराची को लूट में, लेकिन सियासतदानों की अनफॉर्चुनेटली बड़ी तादाद ऐसी रही है जो वहाँ से मुंतहिब होकर वहाँ पे ही लूटमार मचाती रही है। इसलिए जब तक वो इन चीज़ों को, अपने इख्तलाफात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जब तक वो वाकई ही कराची की आवाम की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए एक नहीं होंगे और अपने दिल से ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने सिर्फ कॉस्मेटिक चीजें नहीं करनी, हमने वाकई कराची के मसाइल भी तो देखे ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, वहाँ पे सीवरेज का मसला है, वहाँ पे पीने के पानी का मसला है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स का मसला है, वहाँ पर बारिश के पानी और इन सब चीज़ों का भी मसला है, वहाँ पे तो बिजली का भी मसला है कि इलेक्ट्रिक ही नहीं मान पड़ी। मतलब में मुझे समझ में नहीं आता है कि हम किस किस चीज़ की तरफ जाएं। और फिर ये इसमें बहुत सारी फैक्टर्स इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वफाकी हुकूमत एड्रेस कर सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बल्दियाती गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है। ये तीनों क्यों इकट्ठे बिठाया जा रहा है? इन तीनों को इसीलिए बिठाया जा रहा है कि जो वफाकी हुकूमत के करने वाले काम है वो पीटीआई की वजह से वो इन्वॉल्व होंगे, जो सूबाई हुकूमत के काम है वो पीपल्स पार्टी की वजह से वो इन्वॉल्व हों, और मकामी हुकूमत क्योंकि पहले एमक्यूएम थी उनके साथ लेके, और एमक्यूएम एक स्टेक होल्डर है, बड़ी स्टेक होल्डर है, इसलिए उनको भी शामिल किया गया कि तीनों मिलके करें। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो बल्दियाती इंतखाबात है इस पे सभी इत्तेफाक करते हैं कि बेसिकली लोकल गवर्नमेंट इन चीज़ों को एड्रेस करती है, आप समझते हैं कि इसकी तरफ नहीं आते जो मसले का हल हो सकते हैं, बल्कि हम और नए नए प्लान्स की तरफ जाते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनको बिठाया कौन है? ये तो आप कहते हैं ना, ये कैसे समझ, मैं आपको बताया हूं, इनको बिठाया गया है। इनको शायद अंपायर ने कहा कि भाई बैठ के साल करो। और क्यों कहा? इसलिए कि आप डेमोलिशन के बगैर, याद रखें जो मेरी बात करते हैं, अगर आपको सीवरेज लाइंस रिक्लेम करना है, स्टॉर्म ड्रेन रिक्लेम करके साफ करके तैयार रखना है 24/7, आपको घर तोड़ने पड़ेंगे, शॉप्स तोड़ने पड़ेंगे। वो कौन करेगा? हु विल इनकर द अनपॉपुलैरिटी? हाँ, वो आप समझते हैं कि एनडीएमए का काम है ये? एनडीएमए का काम है ये? जाहिर नहीं है। तो वो क्यों करें? ये इन लोगों का काम है जिन्होंने इजाजत दी है, पैसे लेके बनाने दिया है उनको, पैसे लेके वायलेशन किया है, ये भुगते हैं अभी। लेकिन हिलाली साहब, इस पे आप दोनों का इत्तेफाक है कि फौज इन्हें बिठा रही है साथ में कि भाई आप बैठे और मसले हल करें, तो वही फिर इनसे काम भी करवाएगी ना। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये अभी कैसे कराएगी भाई काम? नहीं, कैसे कराएगी काम? कैसे फौज जाके कहेगी कि हम इनके पीछे खड़े हुए हैं, तुम्हारे घर सत्यानाश करते हैं आफ्टर टेकिंग मनी फ्रॉम यू? क्यों कहे फौज? मुझे बताएं ना, क्यों कहे? सिर्फ एक घर ही तो नहीं तोड़ने हैं, बहुत भी बड़े काम कर रहे हैं जिसमें घर टूटे बगैर भी हो जाएंगे। फैसला कोर्ट्स ने किया है, फौज ने नहीं किया। कोर्ट्स को कहें बैठे उधर और करवाएं इनसे। अच्छा, ये जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं ना, हिलाली साहब होगा ऐसे ही, जो कोर्ट ने फैसला किया है उसको ही बुनियाद बनाकर ये सारा काम किया जाएगा। लेकिन जब कमेटी ये फैसला करेगी कोई भी, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर किसी भी जमात के पास ये जवाज नहीं होगा कि वो पब्लिकली आके कहे कि नहीं जी हम तो इस फैसले में शामिल नहीं, जिम्मेदारी सबकी हो। उसकी वजह कि जब कमेटी के मेंबर उन पे साइन करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं इमरान साहब? वो कहेंगे हम अग्री नहीं करते, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो मैं यही तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि जब वो अग्री करेंगे तो ही उस पे साइन करेंगे ना। वैसे तो मैं कराची के यहाँ एक और मिसाल देना चाहूंगा कि यहाँ होता क्या है। छोटी सी बात है हिलाली साहब, कि आपके सामने क्या पोजीशन है इसकी कि 2015 से स्टील मिल जो है ना वो बंद है। स्टील मिल एक ऐसी एग्जाम्पल है ना कराची के लोगों के लिए कि जिस तरह से कराची को तबाह किया जा रहा है, स्टील मिल उसकी एक पूरी एग्जाम्पल है। स्टील मिल को भी उसी तरह तबाह किया गया। 2015 से वो बंद है, 16 में उसका जो सीईओ थे वो खत्म हो गए। अब 20 तक वहां कोई सीईओ नहीं लगा क्योंकि था ही नहीं। अब हम ये तो कहते हैं जी स्टील मिल बंद हो गई जी, उसमें काम नहीं हुआ जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जब है ही नहीं। अब हुकूमत ने एक काम ये किया है कि उन्होंने बाकायदा वेटिंग करके वहां पूरे ड्यू प्रोसेस के बाद वहां पे एक सीईओ लगाए गए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है शुजा हसन। अच्छा, ड्यू प्रोसेस के बाद सारा उनको किया,
और उनको ये कहा है उन्होंने कि जनाब आप इसकी रिवाइवल के लिए काम करें, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल हैं उनको हल करें और जो मिल की फंक्शनिंग है इसको बेहतर करें ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसको चलाया जा सके। आप यकीन करें ये सियासी जमातें उसमें भी अब रुकावट बन रही हैं। कोई कहता है जी ये हो गया, कोई कहता है जी इसको नहीं बनाया, इसको क्यों। मैं कहता हूं कि ये एक स्टील मिल नहीं चलने देती तो बाकी कराची का क्या हाल है? कराची का क्या हाल होगा, कोई उम्मीद है या नहीं? चलिए चलते हैं, हम जो इसके साबिक मेयर हैं और चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन की लाइन पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने इन्हीं मसाइल के साथ बहरहाल इस शहर में बड़ा सर्व भी किया। हो सकता है उनके दौर में भी मसाइल हों, लेकिन बहरहाल क्या वो सोच रहे हैं इस इत्तेहाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा ये खबर कराची वालों के लिए कितनी खुशाइंद है कि अगर 3 बड़ी जमातें हैं जो वहाँ पे मैंडेट भी रखती हैं कराची में, वो इकट्ठी होती हैं, आपको कोई उम्मीद है ये देर पा इत्तेहाद होगा, इनका कुछ काम कर सकेंगी कराची के मसाइल के हल के लिए? देखिए, अगर ये आपस में मिलकर ये काम कर लेते हैं, कराची का मसला हल करते हैं तो बड़ी खुशाइंद बात है जी, हम तो वेलकम करेंगे और ये वो अच्छा कर लें। लेकिन डेफिनेटली तीनों हुक्मरान जमाते हैं, सबके पास हुकूमतें हैं और आज भी इनको कोई काम करने से रोक नहीं रहा। कहीं कराची का शहर तो बहुत ज्यादा खराब हुआ है, जहाँ पर एनडीएमए को आना पड़ जाए नालों की सफाई के लिए और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अदालत लगानी पड़ जाए। कोई तो नहीं रोक रहा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को ऐसे लग रहा है रोक रही है। लेकिन ये तो इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि शहरों में और ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में जब तक आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा आप कैसे डिलीवर करेंगे। तो आपको लगता है इस तरफ नहीं आते जो मसले का हल है, इस नई नई कमेटियाँ नए नए तजावीज़ लेकर सब लोग आ जाते हैं, ये इस तरफ संजीदगी नहीं है? अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तबाह हो रहा है अंदर से, खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा और कराची तबाह होगा तो पाकिस्तान तबाह होगा। और बड़े शहरों की बात नहीं, दुनिया में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन शहरों की छोटी हो बड़ी, आप अपना घर नहीं चला सकते और सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट के तहत आप जो शहर कैसे चला सकते हैं। तो अल्टीमेट अगर कुछ हल है हमारे मुल्क के शहरों का, पूरे मुल्क का, जहाँ से मुल्क को ऊपर उठना है तो वो तो इख्तियारात और वसाइल को नीचे मुंतकिल करने के बाद ही है। अदरवाइज कुछ भी कर लेंगे आप, उसके असरात जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, और आपने इसमें किया भी है काम। क्या ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, आपकी पार्टी एक अच्छे पोजीशन पे सामने आती है, दोबारा मेयर बनना पसंद करेंगे कराची के लिए? लेकिन पाक ज़मीन पार्टी तो बिल्कुल होगी। मैं जो है वो मेरा क्या फैसला होता है, ये मेरी सेंट्रल कैबिनेट और सेंट्रल काउंसिल हम आपस में मशावरत से करते हैं सारी बातें, और ये इट्स टू अर्ली राइट नाउ के कमेंट कर सकूं, मुझे नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो है वो जो भी बेहतरी होगी वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे लोग आमतौर पे बड़ा एडमायर करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा काम किया कराची के लिए जब वो मेयर थे। डू यू थिंक कि ऐसा ही है या ये सिर्फ परसेप्शन ऐसी बिल्ड हो गई थी, क्योंकि उस दौर में भी यही मसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद भी कराची में हमने ये हालात नहीं देखे थे जो आज हैं? देखिए, काम उस वक्त हुआ था, इसलिए हुआ था कि पैसे सैंक्शंस किए गए थे, काफी सारे ब्रिजेस जो हम देख रहे हैं वो बने थे, मगर उस पैसे से भी जो सैंक्शन हुए थे 60-70% बाहर निकल गए। देखिए, इनको सब चीज पता है ये क्या सिचुएशन है और क्यों ऐसे हुआ है। नाउ दैट ही नोज, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें वो कैसे फिक्स करेगा भाई? आई वॉन्ट टू नो वेरी सिंपली, जब उन्होंने इनकार किया कि इलीगल बिल्डिंग्स नाले के साथ जो बनाया गया है उसको तोड़ने के लिए उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं था, कौन अब कैसे आएगा पॉलिटिकल विल? वो लोग देखिए तरीके से देखें, अगर मुझे आप वो देते तो पहले चीज में जाके लोगों को कहता कि माफ करिए, आप आगे आए और बताएं कितने पैसे आपने दिए हैं इस जमीन के लिए। वो छोड़िए किसको दिए, क्या दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, कुछ आइडिया तो होगा, वो बताएंगे, उसको फिर कॉस्ट ऑफ मनी इसका इन्फेक्ट करके उनको दो पैसे वापस, और नॉट ओनली उनको पैसे दो, उनको जमीन दो टू रीसेटल, और जाके वो रीसेटल कराओ, फिर जाके ये तोड़ो उनका घर और जो भी तुम करना चाहते हो। वैसे भाई इधर तो कभी नहीं करेंगे ऐसा।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वही अगेन बात है, जब आपकी ख्वाहिश होगी कि मसले को हल करना है तो इंशाल्लाह बहुत सारे वेज निकल सकते हैं। इमरान साहब, मेरा ख्याल है बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो घर तोड़े बगैर भी बन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू है, पीने के पानी का मसला है, के इलेक्ट्रिक का इशू है, सेहत के मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो विल ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हो सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक आखिरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ ये कि अभी काम शुरू भी नहीं हुआ ना इमरान साहब, लेकिन डिफरेंट मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले नासिर शाह साहब का जिक्र किया, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी बयान आया, वो कह रहे हैं जी अभी कोई वर्किंग कमेटी बनी है, अभी कोई ऐसा वो नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ और बता रहे हैं, तो अजीब सी एक कन्फ्यूजन है, जिससे मुझे बिलावल की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने कुछ कहा था, मैं ज़रा सुनवा दूँ, क्या कहते हैं? सुनाएं। चले जी सुनते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा था कराची से मुतालिक, जब ये बात हो रही थी कि जी जो वफाक है वो कुछ इंटरवीन करे मसाइल के हल के लिए। PTI वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता इन गैर आईनी कब्जे को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी, हमारे लिए बिल्कुल कबूल नहीं होगा। तो जब नीयत ही ऐसी होगी तो फिर क्या होगा इमरान साहब? अच्छा, पहले ही खदशात हो, बल्कि यूं कह लें समीना, आप बिल्कुल भी खदशात ना रखें। अच्छा? दिल में बिल्कुल खुश हो जाएं। अब मैं आपको जो कहने लगा नोट कर लें। हिलाली साहब आप भी प्लीज़ नोट कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फेस सेविंग है। ये जो MQM या पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है इसलिए कि इन्होंने अपनी सियासत भी तो बचानी है। इन्होंने वहाँ पे ये कहना जी ये, लेकिन आप नोट कर लें कि इनको बिठाया जाएगा, ये इकट्ठे बैठेंगे और अल्टीमेटली यही इसका नतीजा निकलेगा कि ये इकट्ठे बैठ के ये सारा काम करवाया जाएगा, क्योंकि अब काम करवाने वालों ने ये फैसला कर लिया है कि कराची का मामला हल करना है। चले जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो और हो जाएं कराची के मसले हल, जिसमें सबकी बेहतरी है। इसी पॉइंट पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि नाब में पेशियाँ जारी हैं, एक और बड़ी पेशी होने जा रही है, लेकिन उसका असर क्या होगा, उस दिन क्या होगा, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ होगी। वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ अली जरदारी साहब को सुबह पेश होना है नाब की दरबार में और उनकी पेशी है। ऐसे में जाहिर है कि एक अहम इजलास भी हो रहा है पीपल्स पार्टी का, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि क्या कल सारे मामलात होंगे, कानूनी भी और पॉलिटिकल भी। ज़ाहिर है कभी हाल ही में जो मरियम की पेशी हुई है उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मरियम नवाज़ की तरह जो उस दिन वाक़यात पेश आए, क्या कोई ऐसी रेपिटेशन होने जा रही है जो पॉलिटिकल गेन का बायस बनेगी पीपल्स पार्टी के लिए? इस हवाले से बात करते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या प्लान करेगी कल के लिए? पीपल्स पार्टी क्या प्लान करेगी? अगर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज प्लान करना हो तो मैं आज भी इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि पीपल्स पार्टी से अच्छा एहतजाज कोई नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी से अच्छा प्रोटेस्ट किसी आज एहतजाज या हंगामा राई, हंगामा राई हो या एहतजाज हो या जो भी हो, पीपल्स पार्टी आज देखें ना, मुस्लिम लीग नून या जो अभी आप एपिसोड मरियम नवाज वाली पेशी पे देख लें तो असल में इस काम के तो जो कहते हैं ना बानी वो पीपल्स पार्टी है। हाँ, इसलिए ये कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अगर प्रोटेस्ट करना है, अपना शो लगाना है तो वो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि वो लगाएंगे भी। हाँ, मेरा यही सवाल था। वो लगाएंगे भी, उन्होंने लगाना भी चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए लगाना चाहिए कि देखिए उन्होंने भी तो सियासत में जिंदा रहना है। पीपल्स पार्टी ने सियासत में जिंदा रहने के लिए खबरों में भी रहना है। अब पीपल्स पार्टी की दो बुनियादी कमजोरियां हैं। एक तो ये कि वो अपने केसेस में फंसी हुई है, दूसरा ये कि पंजाब में मूवमेंट चलाने के लिए उनके पास उस तरह से फोर्स नहीं है। अब अगर अल्लाह ने उन्हें एक मौका दे दिया है कि वो इस तरह से अपने आप को मेन स्ट्रीम में ला सकें या अपनी मौजूदगी को साबित कर सके, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इसमें करने में कोई मजायका नहीं है। लेकिन कानून को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं अभी इसी तरफ आने वाली थी लाली साहब। आप जिस तरफ आने वाली थी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो वो तो फिर लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो फिर काम नहीं बनेगा। ये जो थोड़ी बहुत होती है ना, लाठी चार्ज, पथराओ, ये वाला ये कानूनी है। हाँ, ये हल्की बात कर रहे हैं। इसको सियासी जुबान में हल्की फुल्की मौसीकी कहते हैं। ये सियासतदानों को इसके बगैर मजा नहीं आता। ना करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ऐसी उनको तरगीब ना नहीं, मैं तरगीब नहीं दे रहा, मैं तरगीब बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको आप माजी से देख लेना। चले मैं लाली साहब से पूछती हूँ। लाली साहब, ये देखें इमरान साहब कैसी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, वहाँ जाके कोई इस तरह का हंगामा करें, कोई इन्हें भी सारा दिन मीडिया पे टाइम शाइम मिले,
आप इस बात से एग्री करते हैं सर? आपको पेशी के लिए बुलाया, आप जाएं, जाके पेश हो, अपने जवाब दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये कौन सा तरीका है कि उस दिन शो लगा लिया जाए? बिल्कुल सही, और ये शायद ज़रदारी का भी ख्याल यही है, क्यों लगाया जाए। और मुझे हैरानगी ये हो रही है, मुझे तो हंसी आ रही है कि इसको इन्होंने किस चीज पे बुलाया, आपको पता है? 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, क्या और कुछ नहीं मिला इनके पास? और कुछ था ही नहीं क्या? फॉल्स अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर और फॉरेन अकाउंट्स, और कुछ नहीं था। माय गॉड। और अच्छा, इट्स पैथेटिक, एक्चुअली ये पैथेटिक है। तो अब अभी हम सुनते रहते हैं कि 2 प्रेसिडेंट्स ने इनके खिलाफ, नेशनल बैंक के इनके खिलाफ गवाह दिया है और अप्रूवर्स बन गए हैं। तो 3 गाड़ियां, 15 साल पुरानी 3 गाड़ियां, इसलिए ये तोशाखाने से यही था इनका कार्रवाई। आई मीन माय गॉड, क्या कह सकते हैं आप? देखिए हिलाली साहब, इस पे आप परेशान ना हो। नए वालों का तरीका ये है कि बुलाते किसी ऐसी छोटी मोटी बात पे हैं, फिर अंदर जाके और बातें सारी पूछ लेते हैं। ये उनका एक वैसे रहा है ट्रेंड। यू मीन जैसे बुजदार के साथ किया उन्होंने। हिलाली साहब उससे पहले शहबाज शरीफ के साथ भी ये हो चुका है कि बुला के किसी और में गिरफ्तारी किसी। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ये उनका ट्रेंड रहा है कि भाई वो बुला लेते हैं छोटी सी बात पे कि कोई आ जाए, परेशान ना हो ज्यादा, और अंदर आके फिर सारे ही पूछ लेते हैं, ये भी बताओ तो वो भी बताओ। हिलाली साहब, आपने कभी फिशिंग की है? खैर नहीं, ज्यादा नहीं फिशिंग की है, नहीं। तो वो जैसे वो लगा के मछली को ट्रैप करते हैं उसी तरह से ये ट्रैप करने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपको पता है कभी कभी फिशिंग करने के लिए गए तो कभी भी कांटा शाख पे लग जाता है, जी, तो वो आपको भी ले जाता है। कहने की बात सिर्फ ये, ठीक है, कहने की बात सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में कि ये जो केस है ये तो एक बहुत छोटा केस है, मगर ये कार्रवाई पूरा कर रहे हैं नैब। इनके खिलाफ जो एक्चुअल केसेस हैं बहुत बड़े केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, फॉल्स अकाउंट्स के, वेरी बिग केसेस। अब ये और नेशनल बैंक के लोन्स की भी बात, तो अब ये देखना है कि वो केसेस कब आगे आते हैं। मगर मेरा ख्याल में कि जरदारी साहब इज़ अ वेरी क्लेवर ऑपरेटर, इज़ अ क्लेवर पॉलिटिशियन, और वो मेरे ख्याल में इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जो मरियम नवाज ने किया। हालांकि बकौल आपके पॉलिटिकली उसने जो किया इट वाज रिवॉर्डिंग फॉर हर, मगर ये मेरे ख्याल में ये जरदारी साहब का चाल नहीं है। जरदारी साहब का चाल, सीरियस चाल वो होगा जब आप कराची को सूबा बनाने की कोशिश करेंगे, वो उनका चाल उस वक्त होगा, एंड दैट विल बी अ वेरी हैवी एंड ग्रीवियस स्टेप। और मेरे ख्याल में हम बड़े सोच समझ के इन चीजों के बारे में ना सिर्फ हमें बात करना चाहिए और खास तो माने एक्शन लेना चाहिए, इवन टॉकिंग अबाउट इट। बिल्कुल अच्छे हवाले से। हिलाली साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एनएफसी की तब्दीली के हवाले से भी ना भूलें। एनएफसी वार्ड में भी अगर आप तब्दीली की बात करेंगे तो उस पे भी ये अपना पूरी तरह से आपको अपना आप दिखाएंगे। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि ये जो नए केसेस और नई जो हलचल है उसकी वजह भी ये है कि कुछ और तरमीम पास होनी है, कुछ और कवानीन मंजूर होने हैं, इसलिए कुछ और शिकंजे सख्त भी हो रहे हैं। तो ये तो हम हमेशा इस प्रोग्राम में भी काफी केसेस से ये लेन देन होता है। समीना, यहाँ यही तो मामला है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सियासत इसी तरह से की जाती है, नहीं असूलों पे की जाती है। और हम यहाँ इस प्रोग्राम में पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो शिकंजे नैब की तरफ से भी आते हैं, असल में बहुत सारी चीज़ें बैकडोर्स चल रही होती हैं। तो बहुत से सियासतदानों को अपने मनवाने के लिए, वो तोप दिखा के पिस्तौल पे राजी करने के लिए बहुत सारे मामलात किए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मरियम साहिबा आई, सारा शो हुआ, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो आई और एकदम से ऐसे लगा कि मीडिया पे वो छा गई। अब आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उससे पहले पीटीआई के अगेंस्ट, वो सारी कहीं बिल्कुल मंजर से पीछे गायब हो गई हैं? तो अब ये पीपल्स पार्टी फिर कैसे रीगेन कर सकती है, जो क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी बन गया था, अब दोबारा आपको लग रहा है एमएलएन मैदान में आने के बाद पीपल्स पार्टी भी थोड़ी इनसिक्योर हो गई है? मैं आपको शुरू से कहता हूं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। असल मुकाबला पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही है। सिंध ने अपने जो पीपल्स पार्टी उसने अपने आप को सिंध तक महदूद कर लिया। अच्छा। अपनी
परफॉर्मेंस की बिना पे या अपने आप किसी कमजोरी की बिना पे जो भी बात करें, लेकिन पंजाब में खास तौर पे उसका नहीं है। इसलिए अब असल मुकाबला उनके दरमियान ही है। पीपल्स पार्टी तो अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रही है कि कम से कम सिंध की हद तक वो अपनी सीटें जो है उनको सिक्योर कर लें। चलें इस पे मजीद भी बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ऑपोजिशन और ऑपोजिशन की सियासत के हवाले से बात हो रही थी और ईद से पहले बहुत चर्चा था और ऐसे लग रहा था, माहौल ऐसा बन चुका था कि बस अब एपीसी हुई, अब हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया कि अब शुरू हो गया, सब एक पेज पर आ गए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद ईद गुजरे भी अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ना तो आपस में उस तरह से कोई रवाबित नजर आ रहे हैं बल्कि उल्टा गिले शिकवे नजर आ रहे हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, किस पे जिम्मेदारी डालेंगे एपीसी ना होने की? PMLN पर, शहबाज शरीफ साहब पर, या पीपल्स पार्टी पर, या मौलाना कोई इस वक्त नाराज बैठे हैं इस वजह से नहीं हो पा रही? वजह क्या है? सीधी सादी बात है। मैंने मेरे ख्याल में 2 शो पहले आपको कह दिया था कि इनका डील हो गया है, नून लीग का डील हो गया है इनके साथ, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि हम ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, तुम चलते रहो, आगे बढ़ो और तुम्हारा तुम अब गवर्न करो, हम ज़्यादा शोर नहीं करेंगे। और PPP का भी ये हाथ हल्का रखो और हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। यही है मौलाना साहब, जिसके पास ये इसके मदरसे के स्टूडेंट है, जिनको बार बार धमकियाँ देता है कि इनको ये सड़कों पे ला के ही मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए मगर पूरे स्टेट के लिए। तो इसलिए उसका ये है और वो कहता रहता है। ये दोनों पार्टीज जो हैं ये अब तक तो हाथ हल्का रखा हुआ है, इनके पास कुछ खास नहीं हो रहा है। जब होगा तो फिर देखेंगे। मौलाना का रोल अभी फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर तो मैं नहीं देख रहा है। लेकिन इमरान साहब, उसी जब ये हिलाल साहब ये बात करेंगे डील हो गई, उसके बाद ही हमने मरियम वाली एपिसोड भी देखी है, तो ये सब भी हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, प्रॉब्लम बीच में कौन है, किस पे जिम्मेदारी ऐड करेंगे आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सादा सी बात है। क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि दोनों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है करने में। अच्छा, हाँ, दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है और उसका वाज़ेह सबूत ये नहीं है। आपको याद, जब शहबाज शरीफ के घर आए थे बिलावल भुट्टो, तो दोनों ने एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाली। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब अब ठीक हो गए, उन्होंने कहा नहीं मैं ये जिम्मेदारी जवान कंधों पे डालूंगा। तो ये चीज़ ये है कि सब इन दोनों ने अपना अपना मफाद देखना है, दोनों अपनी अपनी सेटलमेंट में लगे हुए हैं और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। इसीलिए आप देखें ना कि जब भी कोई कानून साजी की ज़रूरत होती है तो ये हुकूमत की मदद करते हैं और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब इनकी तारीफ भी करते हैं कि जी बड़ा शुक्रिया आपने हमारी मदद की। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी अब इन जमातों से किसी हद तक फिलहाल मायूस हैं। वो भी खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब तक मुझे तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराएंगे मैं आपके साथ नहीं चलेंगे। तो आपस में फूट पड़ चुकी है जिसकी वजह से एपीसी हो रही। नाज़रीन, इसी पॉइंट पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।